हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे हम, और हमारा चल रहा था पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि एक्सरसाइज 9.12। ठीक है, तो सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया था, हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए थे, मतलब नॉन रिपीटेड लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर के लिए भी हमने पढ़ लिया था, साथ ही लीनियर और रिपीटेड फैक्टर के लिए भी पढ़ लिया था, और क्वाड्रेटिक के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे पास नया क्या आएगा भाई? तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देखें, सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तभी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, और उसके बाद सेम आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आपके पास या तो लीनियर नॉन रिपीटेड बन जाएंगे फैक्टर, या फिर लीनियर रिपीटेड बनेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक बन जाएंगे। ठीक है ना, तो सभी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। क्या भाई हमारे पास cos x, और अपोन में क्या है भाई 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू में हमारे पास है 2 प्लस साइन एक्स, और इंटू क्या है भाई dx। तो आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में आपको cos नजर आ रहा है, तो सोचिए cos किसका डेरिवेटिव होता है? साइन का। तो बाकी फंक्शन आपका साइन में होना चाहिए। आप देख सकते हैं बाकी फंक्शन साइन में ही है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो पुट होगा वो साइन पुट होगा भाई। ठीक है, तो जिसका डेरिवेटिव गिवन होता है ना, उसी को हम टी पुट करते हैं। तो देखिए मैंने साइन को टी पुट कर दिया है। पुट करेंगे तो डेरिवेटिव भी करेंगे, साइन का करेंगे, क्या हो जाएगा? cos x और इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई cos x और dx को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? dt लिख सकता हूँ, और sin x को क्या लिख दूंगा? t। तो चलिए लिख देता हूँ, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो पूरा मेरा क्या बन गया है? dt, और जहां भी साइन नजर आ रहा है वहां पर मैं लिख दूंगा t। तो ये बन गया 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। आप देख सकते हैं लीनियर फैक्टर है भाई। लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और साथ ही होल पावर भी 1 है, तो कैसे है? नॉन रिपीटेड है। अब हम इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप इनको मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं। आप टाइप पढ़ चुके हैं, 6 टाइप पढ़ाई है मैंने आपको। ठीक है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। फिलहाल तो हम क्या लिखेंगे भाई? यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं हमें आपको अच्छे से पता है। केवल हम किसको लिखते हैं यहाँ पर? फंक्शन को लिखते हैं, ना ही इंटीग्रेशन का आपको सिंबल लिखना है यहाँ पर, और ना ही आप dt को लिखेंगे। ठीक है ना, तो खाली फंक्शन क्या है आपके पास भाई? 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ये आपका फंक्शन था। लीनियर फैक्टर है, t की पावर 1 है, तो a के अपोन में फर्स्ट फैक्टर को लिखेंगे, a अपोन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी, और ये भी आपका कैसा फैक्टर है? लीनियर फैक्टर है, तो b के अपोन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ab की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ab की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे? इसके डेनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सोचिए इसी चीज को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा, और हमेशा न्यूमिनेटर ही बचता है। ठीक है ना, तो इसके केस में 1 प्लस टी कैंसिल हो गया, तो a के इंटू में क्या बचेगा आपके पास? 2 प्लस टी बचेगा, और प्लस b के इंटू में आपके पास क्या बचा भाई? b के इंटू में बचता है 1 प्लस टी, क्योंकि इसके केस में 2 प्लस टी आपके इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से ab की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करते थे भाई? a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको b 0 करना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए ये फैक्टर आपका 0 कैसे हो? अगर मैं t को -1 पुट कर देता हूँ, अगर मैं t को -1 पुट कर देता हूं, तो आपको पता है भाई माइनस का 1 प्लस का 1 ये 0 हो जाएगा, उससे ये पूरी टर्म ही आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से बचा है हमारे पास 1a इंटू 2, और t को हमने क्या पुट किया है भाई? -1। जहां भी आपको t नजर आ रहा है वहां पर आप -1 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 -1। तो यहां से बचता है हमारे पास 1, 2 -1 कितना मिलेगा? 1, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a, और 1 -1 क्या हो गया भाई? 0, 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 1 आ गई है। अब की बार हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें इसको 0 करना पड़ेगा। तो ये 0 कब होगा भाई? जब t इक्वल्स टू हम क्या पुट कर दें? -2 पुट कर दें। तो यहां से हमें मिलेगा 1, यहाँ पर 2 पुट करेंगे माइनस का, तो क्या होगा? 2 - 2 हो जाएगा, और प्लस b, और यहाँ पर क्या हो गया भाई? 1 - 2।
जहां भी आपको टी नजर आ रहा था वहां पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, -2 रिप्लेस कर दिया है। तो 1 इक्वल्स टू ये देखिए 2 - 2 क्या हो गया, 0, 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये तो 0 हो गया। लेकिन यहां से कितना बचा, 1 - 2, माइनस का 1, माइनस के 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का बी, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास फाइनल यहां से कितनी आ गई है भाई, -1 आ गई है। ठीक है, तो इस ए बी की वैल्यू को आप कहां पर रिप्लेस करेंगे, वापस इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पर लिखेंगे हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और पूरी इक्वेशन को आपको दोबारा से लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं 1/1 प्लस टी, और क्या था हमारे पास भाई 2 प्लस टी इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू थी आपके पास 1, तो लिखेंगे 1/1 प्लस टी। ठीक है, ए की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दी है मैंने, प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली है हमें भाई, -1। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने -1 लिख दिया, बी के अपॉन में क्या था 2 प्लस टी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इससे हम फंक्शन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमने इसको इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, अब इसको इंटीग्रेट करने की बजाय इनको इंटीग्रेट करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/1 प्लस टी, और इंटू में क्या होगा डी टी, प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1/2 प्लस टी, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई डी टी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर 1 है, अगर डेनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 1 प्लस टी, माइनस यहां पर भी वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 2 प्लस टी, क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस टी, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। यहां पर अब आप लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या प्रॉपर्टी है भाई, log ऑफ m अपॉन n क्या होता है, ये होता है आपका log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका log ऑफ 1 प्लस टी, ये पूरा m और ये क्या हो गया n हो गया है, तो 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी। ठीक है भाई, और प्लस में क्या था c। बस अब इसके अंदर आपको क्या करना है, टी की वैल्यू वापस से रिप्लेस करनी है। तो टी की वैल्यू आपके पास क्या थी भाई, साइन एक्स, तो जहां भी आपको टी नजर आ रहा है वहां पर आप लिख देंगे साइन एक्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और अपॉन में क्या होगा 2 प्लस साइन एक्स, और प्लस में क्या हो गया भाई सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नया कुछ नहीं है, नया सिर्फ इतना था कि यहाँ पर पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं एक पार्ट और भी इस क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई 7th का 7th पार्ट, 6 तक बिल्कुल सेम वैसे ही था जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, और साथ ही बता देता हूँ ये 7th पार्ट जो है, अगर आपके पास सीबीएसई की नई बुक है एलिमेंट की, तो ही आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। ठीक है, पुरानी बुक के अंदर नहीं मिलेगा ये, तो इसके अंदर कुछ नया था, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो देखते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 2x, और अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में है हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 1, और दूसरी टर्म क्या है आपकी साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 3। ठीक है, और इंटू में क्या है हमारे पास dx। आप ध्यान से देखिए किसका डेरिवेटिव आपको गिवन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल एल्जेब्रिक फंक्शन में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पुट तो करना ही होगा। तो डेरिवेटिव किसका गिवन है, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव नजर आएगा। ये कैसे भाई, अभी मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, पुट कर लेते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स को, क्या पुट कर लेते हैं टी, क्योंकि यहाँ पर आपको डबल एंगल नजर आ रहा है, उससे हम समझ गए साइन 2a का फॉर्मूला बना होगा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने टी पुट कर लिया है। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा 2 साइन एक्स, पावर का करेंगे, पावर आगे जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। तो ये तो हुआ पावर का। साइन का क्या होगा भाई, साइन का होगा cos x और इंटू डी एक्स और इक्वल्स टू डी टी। तो ध्यान से देखिए, आपका ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला साइन 2a, आपने 11th क्लास में पढ़ा था ये, 2 साइन a cos a, और काफी बार हम भी यूज कर चुके हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड चैप्टर के अंदर इनको यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, आप ऐसे लिख देंगे। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स को हम क्या लिख देंगे भाई, साइन 2x लिख देंगे, और इनटू में क्या हो जाएगा dx और इक्वल्स टू dt।
तो आप देख सकते हैं ये आपका sin 2x और dx तो आपका क्या बन गया है भाई, dt बन गया है। और यहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, t रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन गया। अब न्यूमिनेटर तो पूरा आपका हो गया है dt, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है। यहाँ पर मैं t लिखूंगा तो ये हो जाएगा t+1, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं t लिखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, t+3। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास लीनियर फैक्टर बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए लीनियर फैक्टर बन गए हैं दोनों। अब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं भाई, केवल फंक्शन को लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो dt को भी नहीं लिखेंगे और ना ही इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। तो क्या है भाई, t+1 और t+3, ये लिख दिया है मैंने फंक्शन। यहाँ पर दोनों ही लीनियर फंक्शन है तो 1/1 लिख देंगे। a के अपोन में आपका फर्स्ट आ जाएगा यानी कि t+1, और b के अपोन में क्या आ जाएगा आपका t+3, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है और इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, 1 बन गई है भाई। ab की वैल्यू निकालने के लिए इसके डेनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तो न्यूमिनेटर यानी कि 1 ही बचेगा, इसमें t+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा t+3, और इसमें t+3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई t+1, ठीक है। a की वैल्यू निकालनी है तो b को 0 करना है, उसके लिए इसको 0 करना पड़ेगा। तो पुट कर देते हैं t = -1, क्योंकि -1 पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला आपको 1, यहाँ पर माइनस का 1 रिप्लेस करूंगा, प्लस का 3 है, -1 प्लस का 3 प्लस का 2a बचेगा भाई, ठीक है। और ये तो 0 ही हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है भाई, ठीक है। अब की बार क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। तो ये 0 कब होगा, t जब हम t को क्या पुट कर दें, -3 पुट कर दें। तो पुट कर देते हैं t = -3। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 = ये तो आपका 0 हो गया, और 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पर -3 प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 2 और साथ में क्या था b। तो b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है -1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया है, ठीक है। a और b की वैल्यू आपके पास आ गई है। इक्वेशन फर्स्ट में आप रिप्लेस कर दें तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, 1/t+1 और t+3, पूरी इक्वेशन लिखेंगे भाई, ठीक है। इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास है 1/2, तो 1/2 लिख दिया है मैंने, और इसके अपोन में मेरे पास क्या था, t+1 प्लस b की वैल्यू क्या है भाई, b की वैल्यू आपके पास -1/2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है -1/2, और अपोन में क्या था, t+3, ठीक है। यहाँ पर मैंने a और b की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तो ऐसा करके हमने इस फंक्शन को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करने की बजाय इनको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे, क्या बचेगा 1/t+1 और इंटू dt। यहाँ पर भी 1/2 कांस्टेंट है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 के अपोन में क्या बचा है भाई, t+3, और इंटू में क्या हो गया है dt, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, 1/2 तो आपका कांस्टेंट था, एज इट इज रहेगा, t की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, log of t+1, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, log of t+3, क्योंकि वेरिएबल की पावर अगर डेनोमिनेटर में 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log of होता है। साथ ही आपको 1/2 इसमें कॉमन नजर आ रहा होगा, 1/2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, t+1 और माइनस log of t+3, ठीक है। साथ ही इसमें प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज की थी, log of m/n, क्या होता है, log of m माइनस log of n। तो ये log of m माइनस n की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको m/n की फॉर्म में लिख देंगे हम, यानी कि log of क्या हो जाएगा, t+1/t+3, ठीक है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है मैंने, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 log of t की वैल्यू आप वापस रिप्लेस कर दें। t की वैल्यू थी आपके पास sin²x, t की वैल्यू क्या थी भाई, sin²x। यहाँ पर मैंने sin²x रिप्लेस कर दिया है +1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका sin²x +3, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
तो चलिए पहले तो क्या करते हैं, आई के इक्वल लेट कर लेते हैं गिवन क्वेश्चन को। तो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या है भाई हमारे पास, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और इसका क्या है हमारे पास होल क्यूब आ गया है, यानी कि रिपीटेड बढ़ेंगे भाई यहां से, ठीक है ना। और 2 प्लस में क्या है भाई हमारे पास साइन एक्स, क्लियर है, और इनटू में क्या है dx। तो आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में आपको cos नजर आ रहा है, और cos किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का। साइन आपको डेनोमिनेटर में दिख रहे होंगे, तो साइन एक्स को ही हमें क्या करना है, यहाँ पर टी पुट करना है भाई। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x और इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी कि ये तो आपका क्या बन गया है, डी टी बन गया है, और इसको हम क्या लिख देंगे भाई, टी लिख देंगे। तो क्या बन गया क्वेश्चन आपका, न्यूमिनेटर तो हो गया डी टी, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टी का होल क्यूब, क्योंकि होल क्यूब तो है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2 प्लस टी, ठीक है। अब इसके अंदर आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन केवल किसके अंदर लगता है, फंक्शन में, ठीक है। तो यहां से आपको केवल फंक्शन लिखना है, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 माइनस टी का होल क्यूब, और साथ ही क्या था भाई 2 प्लस टी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो भाई ये आपका जो है लीनियर तो है, लेकिन कैसा है, रिपीटेड है। और रिपीटेड को कैसे लिखते थे हम, रिपीटेड किसको बोलते हैं, जिसकी होल पावर 1 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, ए के अपोन में इसकी सिंगल पावर लिखेंगे 1 माइनस टी, बी के अपोन में इसकी डबल पावर लिखेंगे, यानी कि 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और सी के अपोन में इसकी ट्रिपल पावर लिखेंगे 1 माइनस टी का होल क्यूब, और प्लस डी के अपोन में जो, ठीक है, ये तो मैंने केवल इसको लिखा है, क्यूब था ना इसका, पहले 1 पावर फिर 2 फिर 3, ठीक है। अब इसका नंबर आया है 2 प्लस टी, तो डी के अपोन में क्या लिख देंगे भाई 2 प्लस टी, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके अंदर हम ए बी सी और डी चारों की वैल्यू निकाल करके रिप्लेस करेंगे। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। क्या करना था, इसके डेनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर तो आपका 1 ही बचेगा। तो a के इंटू में क्या बचा भाई, 1 माइनस टी की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर बचा, और साथ ही क्या बचा हुआ है 2 प्लस टी, ठीक है ना। प्लस चलते हैं b के साथ, तो b में भी क्या होगा, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, यानी कि इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 फिर भी बचेगी, तो 1 माइनस टी बचा, और क्या बचा हुआ है 2 प्लस टी। अब चलते हैं सी पर, तो सी में तो क्यूब है, पूरी टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा खाली, केवल आपका बचा है 2 प्लस टी, ठीक है। और प्लस डी, डी के अपॉन में क्या है 2 प्लस टी, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये बचेगा आपका पूरा, यानी कि 1 माइनस टी का क्या बचा है, होल क्यूब। क्लियर है। अब 1 बाई 1 जीरो करेंगे और सभी की वैल्यू निकालते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर थे, ये दोनों फैक्टर ए के साथ है, मतलब ए की वैल्यू अभी हम नहीं निकाल सकते, चाहे मैं इसको जीरो करूं चाहे इसको जीरो करूं, ए तो जीरो होगा ही, क्योंकि दोनों फैक्टर ए के साथ है। दोनों फैक्टर बी के साथ भी है, तो ये भी आपका जीरो होगा, मतलब ए बी की वैल्यू अभी नहीं निकालेंगे हम, ठीक है। इनको बाद में देखते हैं, पहले सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही फैक्टर है, तो ये आपका जीरो नहीं होगा जब आप 1 माइनस टी को जीरो करेंगे। क्लियर है ना। सेम इसकी भी वैल्यू अभी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक ही फैक्टर है 1 माइनस टी वाला, ये नहीं है 2 प्लस टी वाला, ठीक है ना। तो चलिए 1 बाई 1 जीरो कर लेते हैं। पहले मैं जीरो कर रहा हूँ किसको, 1 माइनस टी को, यानी कि इस वाली टर्म को जीरो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जीरो करने से ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और साथ ही डी भी आपका जीरो हो जाएगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो 1 माइनस टी जीरो कब होगा, जब टी इक्वल्स टू हम प्लस का 1 पुट करें, ठीक है ना। प्लस का 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो यहां से मिला 1, यहाँ पर पुट करूंगा टी की वैल्यू 1, तो ये जीरो, उससे पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर टी की वैल्यू 1 रिप्लेस करूंगा, जीरो, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर भी टी की वैल्यू 1 रखूंगा, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, केवल ये बचेगा। यहाँ पर टी को 1 से रिप्लेस करूंगा, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया भाई 3, और साथ में क्या था सी, तो 3c लिख दिया मैंने, जीरो जितने भी बने जीरो लिखना जरूरी नहीं था। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई, 1/3 आ गई है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम किस पर, अब की बार निकाल लेते हैं डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए इस वाली टर्म को, यानी कि 2 प्लस टी को जीरो कर देते हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी खाली डी बचेगा, और डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है ना।
सीरियल वाइज निकालना कोई जरूरी नहीं होता है। तो t इक्वल्स टू अब की बार कितना पुट कर देते हैं -2। तो यहाँ पर तो 1 है, t है नहीं तो 1 ही लिखेंगे। ये 0 हो जाएगा भाई, ये फैक्टर 0 होगा उससे पूरी टर्म 0, ये फैक्टर 0 होगा उससे पूरी टर्म 0, इसमें भी ये फैक्टर 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, केवल ये वाली टर्म बचेगी। तो d इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 2 रख रहे हैं ना t की जगह, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 का है क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 आ जाएगा। 27 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड होगा, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है भाई, d की वैल्यू आपके पास आ गई 1/27। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पर। अब देखिए केवल 2 ही फैक्टर थे, दोनों को हमने 1/1 0 किया और हमारे पास c और d की वैल्यू आ गई। अब बाकी बचा है आपका a और b, इनकी वैल्यू कैसे निकालें। तो या तो आप ऐसा कोई नंबर पुट कर दें जो अब तक आपने नहीं किया है, यानी कि 0 पुट कर लें, माइनस का 1 पुट कर लें, ठीक है ना। या फिर क्या करें, आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। तो मुझे तो कंपेयर मेथड इजी लगता है, उससे थोड़ा सीधी वैल्यू आ जाती है। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं भाई। किसको कंपेयर करते हैं, सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पर क्यूब है। कैसे है क्यूब, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, t की पावर 2 आएगी, t स्क्वायर आएगा ना, और इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद t क्यूब बनेगा। तो एक तो t क्यूब इसमें बनेगा और दूसरा t क्यूब इसमें बनेगा, ठीक है ना। इनके अंदर t क्यूब नहीं बनेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब। तो भाई इधर तो t क्यूब है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या हुआ 0, ठीक है। इसके अंदर से आएगा आपका t क्यूब, बस ये चेक कर लेना कि प्लस का आएगा या माइनस का। तो सोच के देखिए, इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या आएगा 1 + t² - 2t। तो हमें तो t स्क्वायर से मतलब है, प्लस का t स्क्वायर आया और वो t स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का t क्यूब आएगा। तो प्लस का खाली t क्यूब आएगा, ठीक है ना, और उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, और उससे ये बाहर a है आपके पास, तो a मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट क्या आएगा a आएगा। अगर आपको दिक्कत है तो होल स्क्वायर को ओपन करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना और फिर चेक करना कि t क्यूब के इनटू में क्या आया। कोफिशिएंट क्या होता है मल्टीपल, तो उसके मल्टीप्लाई में जो आता है, ठीक है, a ही आएगा, आप चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम क्यूब ओपन करेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे 1 और t का क्यूब करेंगे -t क्यूब। तो देखिए यहाँ पर -1 आ रहा है कोफिशिएंट, t क्यूब का कोफिशिएंट कितना है -1, और उसको d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई -d। तो यहाँ तो t क्यूब नहीं बनेगा और यहाँ पर भी नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं खाली एक सिंगल फैक्टर है, यहाँ पर डबल फैक्टर है, तो t स्क्वायर तो बन सकता है लेकिन t क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर d की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी। d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1/27, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो d की वैल्यू मैंने 1/27 रिप्लेस कर दी है, इधर आएगी किसकी हो जाएगी प्लस की। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई 1/27। अब बचता है केवल b। तो b की वैल्यू के लिए अभी हमने t क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं, अब की बार t स्क्वायर के कर लेते हैं, ठीक है। तो t स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तब तो हमारे पास b आएगा ही आएगा। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो t स्क्वायर है नहीं, क्या लिखेंगे 0, इसमें t स्क्वायर है, इसके अंदर t स्क्वायर आएगा भाई जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई देता हूँ, ठीक है, कैसे आएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करें पहले आप, तो क्या आएगा 1 + t² और -2t आएगा, और इनटू में क्या है हमारे पास, इनटू में है 2 + t। तो अब आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आएगा 2 + 2t² - 4t, और जब आप इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास t + t³ और -2t², ठीक है, ये आया आपके पास। तो आप देख सकते हैं t स्क्वायर की टर्म कितनी आई आपके पास, देखिए ये प्लस की और ये माइनस की, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो फिर तो t स्क्वायर की टर्म बची नहीं, तो t स्क्वायर की टर्म नहीं बची तो उसका कोफिशिएंट यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0, क्योंकि t स्क्वायर तो बचा ही नहीं है, तो t क्यूब है या फिर t की टर्म है या कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो t स्क्वायर तो बचा ही नहीं, हमने सोल्व करके देख लिया। तो यहाँ से t स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है और 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को लिखना जरूरी नहीं है, तो इसमें से तो t स्क्वायर नहीं बना। चलिए अगला चेक कर लेते हैं b का। तो b में तो साफ दिख रहा है बनेगा ही बनेगा, b इंटू बनना तो इसमें भी था लेकिन वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बचा ही नहीं। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ से t को जब t से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का टी स्क्वायर नहीं आएगा, सीधा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख ले, हमें टी स्क्वायर से मतलब है और किसी से नहीं। तो t को जब प्लस के t को माइनस टी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टी स्क्वायर आएगा। इसका कोफिशिएंट कितना है, -1, बस कोफिशिएंट ही चाहिए हमें, -1 को b से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, -b। इसमें आपका टी स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक सिंगल फैक्टर है, कहां से आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आ सकता है भाई, कैसे आ सकता है, क्यूब ओपन करके देखिए, ठीक है, 1 माइनस टी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। 1 का क्यूब करेंगे 1 माइनस टी का क्यूब करेंगे टी क्यूब, 1 माइनस a1 b कितना है t, और a माइनस b तो 1 माइनस टी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या लगी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो इसको थोड़ा और सोल्व करें आप, 1 माइनस क्या हो गया भाई, टी क्यूब, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और 3 को t से करूंगा t, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस टी, माइनस 3t को अंदर मल्टीप्लाई करें आप, ये क्या होगा भाई 1 माइनस टी क्यूब माइनस 3t माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो हमें तो केवल टी स्क्वायर से मतलब है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, और बाहर कितना है इनटू में भाई d है, यहाँ से टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 मिला, और ठीक है। तो जहां दिक्कत लगे आपको कि बस सीधा कोएफिशिएंट नहीं बता सकते हैं, वहां पर आप सोल्व करके देख लिया करो रफली, ये रफ वर्क था, ठीक है। इसके अंदर चलिए d की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो 0 इक्वल्स टू माइनस b, b की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी थी भाई 1/27, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो क्या बचता है 0 इक्वल्स टू बचा है माइनस b और प्लस 1/9 बचा है भाई, कैंसिल हो गया था ना, तो माइनस का b इधर लेके आएंगे, प्लस का, और इक्वल्स टू में क्या बचा 1/9, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1/9 आ गई है, ठीक है। अब इन सभी की वैल्यू को आप वापस रिप्लेस करेंगे, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास, तो दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा, मैं इसी इक्वेशन में चेंज कर रहा हूं, आप दोबारा से इस इक्वेशन को लिखेंगे और एबीसीडी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक है। मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, a की वैल्यू आई मेरे पास 1/27, तो उसके बाद b की वैल्यू कितनी मिली भाई 1/9, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/9, फिर आपका c की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3, ठीक है ना, और d की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/27, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/27। ऐसा करके हमने क्या किया है, इस फंक्शन को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब इनको कर लेते हैं इंटीग्रेट। अब इस कंप्लीट फंक्शन को इंटीग्रेट करने की बजाय ये जो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इनको हमें इंटीग्रेट करना है, क्लियर है। तो देखिए इसके केस में तो क्या होगा 1/27 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1/1 माइनस टी, और इंटू में क्या लिखेंगे भाई dt। इसमें भी प्लस का 1/9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसमें तो होल पावर भी 1 थी और t की पावर भी 1 थी, तो इसका तो होगा लोगो, लेकिन यहाँ पर पावर 1 से ग्रेटर है, तो मैंने आपको बताया कि 1 से ग्रेटर या 1 से लेस हो, ठीक है ना। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए कहां पर लेके जाएंगे आप, न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, और ये टर्म ऊपर जाएगी तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1/3 आपका कांस्टेंट है, और इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए कहाँ लेके जाना पड़ेगा भाई न्यूमिनेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी आपका 1 ये प्लस का जो 1/27 है ये कांस्टेंट है, तो क्या बचता है 1/2 प्लस टी, और इंटू में क्या बचा है भाई dt, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1/27 आपका सेम है, यहाँ पर t की पावर भी 1 है और होल पावर भी 1 है, तो क्या होगा log ऑफ, तो मैंने लिख दिया है log ऑफ 1 माइनस टी। कोएफिशिएंट को ध्यान रखा करो, अगर खाली 1 होता तो लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर t का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो इसके अपोन में -1 लिखना पड़ेगा। 1 लिखना जरूरी नहीं है लेकिन माइनस लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने माइनस यहाँ लगा दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा भाई प्लस 1/9, और इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पावर में +1 करेंगे ना इंटीग्रेट में, माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बचेगा -1, अपोन में भी कितना आएगा -1, और t का कोएफिशिएंट याद रखें, t का कोएफिशिएंट है -1, तो वो माइनस और ये -1 और वो -1 दोनों अपोन में होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा मैं इंटू में -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो खाली 1 लिख देता हूँ, ठीक है।
प्लस आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास 1/3 इंटीग्रेशन, इसमें भी क्या होगा, पावर के अंदर 1 ऐड होगा, तो 1 माइनस टी होल पावर है -3, तो -3 + 1 कितना बचेगा, -2, अपोन में भी क्या लिखेंगे भाई, -2, टी का कोएफिशिएंट है -1, इंटू में लिखेंगे -1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, टी के कोएफिशिएंट से भी -1 मिला था, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 1/27 log ऑफ 2 + टी, यहाँ पर प्लस का 1 है कोएफिशिएंट, तो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सोल्व करना है, तो क्या होगा भाई, -1/27 log ऑफ 1 - टी, ये देखिए 1 तो अपोन में लिखना जरूरी नहीं है और इंटीग्रेट हो चुका है, तो वापिस टर्म को अपोन में ले आएंगे, तो क्या लिखेंगे 1/9, और इंटू में इसके लिख देते हैं 1 - टी, अपोन में ले आए टर्म को वापिस, ठीक है ना। ये देखिए ये भी अपोन में, ये भी अपोन में, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, और इसकी पावर नेगेटिव है अब भी, तो अपोन में वापिस लेके आएंगे तो कैसी हो जाएगी भाई, पॉजिटिव हो जाएगी, इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर लेके गए थे, ठीक है ना। प्लस में कितना हो जाएगा 1/27, और लॉग ऑफ क्या होगा आपका 2 + टी, और प्लस में क्या हो गया है सी। अब टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं, तो टी की वैल्यू थी आपके पास, टी हमने किसको पुट किया था, साइन एक्स को पुट किया था, ठीक है ना। तो जहां भी आपको टी नजर आ रहा है वहां पर आप वापस रिप्लेस कर देंगे साइन एक्स, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 - साइन एक्स, 1 - साइन एक्स प्लस 1/9 इंटू 1 - साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1/6 1 - साइन एक्स, और इसका क्या था भाई, होल स्क्वायर, कुछ नहीं कर रहा हूं, जहां भी टी है केवल वहां पर साइन एक्स रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा log ऑफ 2 + साइन एक्स, और प्लस में क्या हो गया है भाई सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो एक छोटा सा काम और भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी log की टर्म है और ये भी log की टर्म है, दोनों में 1/27 कॉमन है, कॉमन करने के बाद ये प्लस की टर्म है, इसको पहले लिख देना, ये माइनस की होगी, ये बाद में लिख देना, और लॉगरिथम की m/n की प्रॉपर्टी इन दोनों के अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/27 कॉमन करने के बाद आपके पास जो फॉर्मेट बनेगा ना अंदर, वो ये बनेगा log m - n, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पिछले 2 क्वेश्चनों में लिखा भी हमने, ठीक है। तो इतना छोटा सा चेंज आप कर सकते हैं, बाकी इनके अंदर कुछ नहीं कर सकते, इनको HDG ही रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है हमारा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको न्यूमिनेटर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, सीकेंट स्क्वायर या फिर आप सेक स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, तो दिखाई दे रहा है। तो किसका डेरिवेटिव होता है भाई, tan का डेरिवेटिव होता है ना, तो इसका मतलब हमें tan को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेनोमिनेटर में आपको हर जगह tan की ही टर्म नजर आ रही होगी, तो डेरिवेटिव जिसका गिवन हो ना उसी को हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है भाई। तो चलिए पुट कर देते हैं tan थीटा को, तो tan थीटा को हम पुट करेंगे क्या, t, डेरिवेटिव करेंगे tan का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और इक्वल्स टू क्या हो गया, dt, ठीक है ना। tan का सीकेंट स्क्वायर, थीटा का डी थीटा, और t का dt। चलिए तो ये आपका जो है ना, ये पूरा क्या बन गया है, dt बन गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो गया आपका dt, अपोन में क्या हो जाएगा यहाँ पर t3, और प्लस में क्या हो गया भाई 4t। अब t इसमें देखिए, इसके आपको करने पड़ेंगे फैक्टर, ठीक है। तो t मुझे कॉमन दिख रहा है साहब, तो t कॉमन कर लेता हूँ, t कॉमन करूंगा तो क्या होगा, dt अपोन में t इंटू टी प्लस 4 हो जाएगा भाई। तो ये मैंने स्क्वायर बचेगा ना यहाँ पर भाई, 3 पावर थी, 3 पावर में से 1 पावर कॉमन गई तो 2 बचेगी, और यहाँ पर से क्या खाली क्या बचा है, 4। अब इसके अंदर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो आज ये क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये क्वाड्रेटिक भी लिया है, ठीक है ना, रिपीटेड भी हो गया था, नॉन रिपीटेड भी हो गया था, खाली क्वाड्रेटिक बचा हुआ था, इसलिए हमने ये पार्ट लिया यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन केवल किसके अंदर लगता है, फंक्शन के अंदर। तो केवल आपको यहाँ से फंक्शन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 1/t इंटू टी स्क्वायर प्लस 4। तो ये तो जो है आपका लीनियर है भाई, तो a के अपोन में लिखा जाएगा, तो a के अपोन में लिख दिया है मैंने t प्लस, लेकिन ये कैसा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आपको याद होगा डबल अल्फाबेट लिखा जाता था, a हम यूज कर चुके थे, तो नेक्स्ट b और c लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। और इसके अपोन में क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके साथ वेरिएबल भी लिखा जाता है। इससे पहले हम x लिखते थे, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन किस में है, t में है,
तो b के साथ क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, फर्स्ट। अब सेम कंसेप्ट है, इसके डेनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा और a के इंटू में क्या बचेगा भाई, t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और प्लस b t प्लस c, ये आपका न्यूमिनेटर था, इसके साथ टी स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा है, टी बचा है। तो चलिए 1 बाई 1 जीरो कर लेते हैं, पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ए की वैल्यू निकालनी है तो इसको जीरो करना पड़ेगा। अगर मैं टी को जीरो पुट कर दूं तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पुट कर रहा हूं मैं टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से बचेगा 1, ये आपका हो गया 0, बचा 4, 4 को ए से मल्टीप्लाई करूंगा 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, 1/4 आ गई है। ठीक है, चलिए आप निकाल लेते हैं b या c में से। तो उसके लिए देखिए, ये तो आपका 0 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर t का स्क्वायर है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो फिर क्या करें भाई, तो कंपेयर कर लेते हैं, या फिर 0 के अलावा कोई अदर नंबर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयर ही ज्यादा बेस्ट रहता है, सीधा रिजल्ट आ जाता है। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करें, मैक्सिमम पावर देख लें आप कितनी आएगी यहाँ से, तो मैक्सिमम आपका टी स्क्वायर ही आएगा। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a। यहाँ पर इस t को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, b आएगा ना। c के साथ तो टी स्क्वायर बनेगा नहीं, t को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ct बना, जबकि इसके साथ क्या बनेगा, b t स्क्वायर। ठीक है, तो खाली b कोएफिशिएंट हुआ, c नहीं हो सकता। इसके अंदर आप a की वैल्यू रिप्लेस कर दें, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 प्लस b, 1/4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/4 आ गई है। ठीक है, अब बचता है c, तो c की वैल्यू निकालने के लिए इससे एक पावर कम, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया था, अब की बार t का कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t, t के कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं भाई। यहाँ पर t है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, इसमें t है, इसमें भी नहीं है भाई, टी स्क्वायर है, t नहीं है, तो t नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये भी 0 हो गया। अच्छा, इस t को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा b t स्क्वायर प्लस सी टी। तो b भी आपका t का कोएफिशिएंट नहीं है, केवल क्या है, c है, तो इधर से आएगा c, यानी कि c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई है। ठीक है भाई, चलिए a b c तीनों की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम a b c की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास था भाई 1/t और t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1/4, तो मैंने लिख दिया 1/4, इसके अपोन में क्या था, a के अपोन में t था, यहाँ पर a की वैल्यू रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिया हमने। b की वैल्यू कितनी थी भाई, b की वैल्यू आपके पास आई -1/4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -1/4, और b के साथ आपको t भी नजर आ रहा था तो यहाँ पर लिखेंगे t, और प्लस में c की वैल्यू क्या थी, 0, और अपोन में क्या हो गया भाई, t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने की बजाय इनको इंटीग्रेट करना है, तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर 1/4 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 1/t, और इंटू में क्या बचेगा भाई, dt। ठीक है, इसमें भी प्लस माइनस माइनस, और 1/4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो नोमिनेटर में खाली t बचा, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर प्लस 4, और इंटू में क्या बचा है, dt। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं आगे। तो जो फर्स्ट है इसमें तो t की पावर 1 है, तो इसका तो क्या होना है भाई, log ऑफ होना है। ठीक है ना, इसका तो क्या होना है, log ऑफ। और सेकंड वाले के अंदर क्या करना पड़ेगा, या तो आपको पुट करना पड़ेगा, या फिर आप डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर के अंदर बना दें। ठीक है, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहाँ बना दें, न्यूमिनेटर में, तो दोनों को एक साथ ही इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए इसको भी मैं HTG लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, 1/t और dt, और यहाँ पर था मेरे पास 1/4। देखिए सीधा कंसेप्ट अगर आप लगाना चाहते हैं, मैं आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ ये बात, अगर आप क्वेश्चन आपका लेंथी हो रहा है और आप सीधा करना चाहते हैं तो क्या करें, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बना दें।
सोच के देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t और 4 का क्या होगा 0, यानी कि मुझे न्यूमिनेटर में 2t बनाना है। अगर 2t बन गया तो मैं इसका इंटीग्रेशन log ऑफ लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कि डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में बन जाता है तो उसको हम log ऑफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ डिवाइड करूंगा 4 के साथ, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा भाई 8 नहीं हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2t और अपोन में क्या हो गया है टी स्क्वायर प्लस 4, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या लगाने वाले हैं हम, मैंने आपको बताया था कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और इंटू में क्या है dx, मतलब नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं log ऑफ डेनोमिनेटर, यानी कि log ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये चीज लगाने के लिए हमने डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहाँ बना दिया है, न्यूमिनेटर में बना दिया है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन सीधा कर सकता हूँ विदाउट सब्स्टिट्यूशन, बिना पुट किए, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा log ऑफ t माइनस 1/8 और इसका क्या होगा भाई log ऑफ डेनोमिनेटर यानी कि टी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में क्या लिखेंगे c। अब t की वैल्यू आप वापस रिप्लेस कर दें तो 1/4 log t, t की वैल्यू क्या थी आपके पास भाई tan थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा माइनस 1/8 log ऑफ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर भी t की जगह tan थीटा लिखेंगे, लेकिन t का स्क्वायर था तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये आपका आंसर हो गया है और आपको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी आप करना चाहते हैं तो 1/4 इसमें से कॉमन कर लें और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दें आप बाद में, ठीक है। नहीं भी करते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।